हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। आरसीसी का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एक्सियली लोडेड कॉलम। ठीक है, अगर सीधा सीधा देखें तो क्या चैप्टर है हमारा? कॉलम। कॉलम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, इन सब के बारे में, इसका डिज़ाइन कैसे करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। कॉलम कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये सब आप सोम में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी आपको वही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कि कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, आरसीसी है, चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर आप देख लीजिएगा क्या है, चैप्टर कॉलम। ठीक है, चैप्टर आपका है कॉलम। ठीक है, रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलम होता क्या है। ठीक है, मतलब कि डेफिनेशन। कॉलम की डेफिनेशन अगर देना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, इट इज अ वर्टिकल structural member who transferred compressive load from top to अर्थ, या कुछ भी बोल सकते हैं, अर्थ नहीं ना बोल करके यहाँ पे फाउंडेशन बोल देते हैं। जो क्या करता है, ऊपर से फाउंडेशन पे कंप्रेसिव लोड आ रहे, ऊपर से आ रहे कंप्रेसिव लोड को क्या करता है, फाउंडेशन पर स्थानांतरित करने का काम करता है। ठीक है, कॉलम क्या होगा? कॉलम एक वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर है, इसको हम कंप्रेशन मेंबर भी बोलते हैं। आपका दो होता है, टेंशन, एक कंप्रेशन। तो ये जो कॉलम है, ठीक है, ये क्या है, एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इट इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर हु ट्रांसफर्ड कंप्रेसिव लोड फ्रॉम टॉप टू फाउंडेशन। जो ऊपर से नीचे, एक तरह से बोल, टॉप टू फाउंडेशन ना बोल करके हम बोल सकते हैं जो इसके ऊपर आ रहे कंप्रेशन लोड को नीचे ट्रांसफ़र करने का काम करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉलम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कॉलम। कॉलम क्या होता है, ये हुआ। अब देख लेते हैं कॉलम कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कॉलम कितने प्रकार का होता है, अब ये हम देख लेते हैं। आई होप कि कॉलम क्या होता है ये आपको समझ में आएगा कि आप ये सोम में भी पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। ठीक है, बस जो आपका डिज़ाइन पार्ट है वही आप सोम में नहीं पढ़े हैं, वही आपको बताने की ज़रूरत है, तो उसको हम बता देंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? टाइप्स ऑफ कॉलम। हमारे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए। तो ये हम बस इंग्लिश में रहे हैं, सारी चीज़ें वो भी इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखते हैं जो आपको ज़रूरी होता है, जो आपको हिंदी जैसे कुछ चीज़ें होती हैं वो हिंदी में लिखने पे उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है जितनी इंग्लिश में लिखने पे वो इफ़ेक्टिव होती है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो चीज़ हम इंग्लिश में ही लिखते हैं। इसलिए आप हमेशा इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ कॉलम के बारे में। टाइप्स ऑफ कॉलम, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉलम। जैसे क्या हुआ हमारा कि जो इफेक्टिव लेंथ होता है उसके आधार पे कई टाइप्स के हैं। फिर उस पे आ रहे जो लोड होते हैं, लोडिंग के आधार पे कई टाइप्स के डिवाइड किए गए हैं। उसके जो शेप होते हैं उसके आधार पे कई टाइप्स के डिवाइड किए गए। तो ठीक है, तो मतलब कि 3-4 बेसिस है जिनके आधार पे कॉलम को डिवाइड किया गया है, को बांटा गया है। फर्स्ट क्या हो गया हमारा? अकॉर्डिंग टू लोडिंग सिस्टम। अकॉर्डिंग टू लोडिंग सिस्टम फर्स्ट क्या हो जाएगा? एक्सियली लोडेड कॉलम।
एक्सियली लोडेड कॉलम क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसेंट्रिकली या फिर इसेंट्रिक लोडेड कॉलम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम क्या होता है और इसेंट्रिक लोडेड कॉलम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई कॉलम है। ठीक है, क्या है, ये कोई कॉलम है और ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये यहीं से इसका सीजी होता हुआ जाएगा। अगर जब क्या होगा, लोड जो लग रहा है इसके सेंटर मतलब सीजी के सेंटर पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा एक्सियली लोडेड कॉलम कहलाता है। और नेक्स्ट अगर इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम देखें, इसेंट्रिक लोडेड कॉलम अगर यही लोड यहाँ ना लग करके, इस सेंटर पे ना लग करके यहाँ पे कहीं इससे कुछ दूरी पे लगे, चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में, तो वही हमारा इसेंट्रिक लोडेड कॉलम कहलाता है। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यही हमारी इसेंट्रिसिटी कहलाती है, जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको इसेंट्रिक लोडेड कॉलम बोल देते हैं, क्योंकि ये सीजी से हट करके कुछ दूरी पे लोड लगता है, तो इसलिए ये इसेंट्रिक लोडेड कॉलम कहलाता है। और अगर इसके सीजी वाली सेंटर लाइन पे लगती है तो उसको हम एक्सियली लोडेड कॉलम बोल देते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि एक्सियली लोडेड कॉलम क्या होता है और इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ जो हमारी उसकी प्रभावी लंबाई होती है, प्रभावी लंबाई के आधार पे कॉलम कितने प्रकार के, तो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम। बी लॉन्ग कॉलम। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव लेंथ। शॉर्ट कॉलम क्या होता है, यहाँ पे हम सिलेंडरनेस रेशियो आपको बताए थे सोम में, जब आपको पढ़ाए थे कि सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, उसके बेसिस पे हमने आपको बताया था कि शॉर्ट कॉलम क्या होता है, लॉन्ग कॉलम क्या होता है। जब यहीं पे हम आपको बताए थे कि जब सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है, एल इफेक्टिव बाई डी का रेशियो 12 से कम होगा तो ये शॉर्ट कॉलम कहलाएगा। और जब यही एल इफेक्टिव बाई डी का रेशियो 12 या फिर 12 से अधिक होगा तो ये हमारा लॉन्ग कॉलम कहलाएगा। ठीक है, ये हुआ शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, थर्ड, यहाँ पे देख लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के आधार पे हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, और फिर तीसरा सर्कुलर। ठीक है, ये हमारे हो गए। और बोल सकते हैं हेक्सागोनल डी, हेक्सागोनल। ये 4 प्रकार के हमारे कॉलम होते हैं शेप के आधार पे। ठीक है, और एक और हो सकता है यहाँ पे, वो भी हम लिख लेते हैं, ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल। ठीक है, पहले क्या हुआ, स्क्वायर और फिर रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, स्क्वायर मतलब क्या हुआ, स्क्वायर शेप में होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे बार लग जाएगी, मेन रेनफोर्समेंट ये लग जाएगी, 4 मेन रेनफोर्समेंट। रेक्टेंगुलर क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हमारा मेन रेनफोर्समेंट लगता है। फिर सर्कुलर है, सर्कुलर में भी लगभग 6 लगाते हैं।
ठीक है, ये हमारा सर्कुलर जो ऐसे बनता है। फिर उसके बाद हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा हेक्सागोनल हो गया। सॉरी एक मिनट, ये हमने थोड़ा सा, हेक्सागोनल मतलब षष्ठभुज होता है। ठीक है, ये क्या होगा हमारा हेक्सागोनल हो गया। ये जो हम गोला दिखा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये आपका रेनफोर्समेंट दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह ऑक्टागोनल बन जाएगा जिसमें 8 भुजाएं होंगी। ये क्या हुआ हमारा ऑक्टागोनल हो गया। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर, ये होगा हमारा रेक्टेंगुलर, और ये हमारा सर्कुलर, और ये हमारा हेक्सागोनल, और ये हमारा ऑक्टागोनल। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे टाइप्स ऑफ कॉलम है, कितने प्रकार के हमको कॉलम होते हैं ये हमने देखा। हमको यहाँ पे जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम के बारे में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव लेंथ जो हमारे कॉलम होते हैं उन्हीं के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है, उन्हीं के बारे में डिटेल जानकारी हमको लेनी है। बस इनके बारे में थोड़ा सा आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आता है जब ये चीज़ हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू शेप। जब आप वन लाइनर क्वेश्चन कहीं सॉल्व करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन कहीं आपको ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चंस आप कहीं सॉल्व करेंगे, या फिर कहीं आप गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी करने जाते हैं, कोई भी अगर कहीं भी आप अगर आरसीसी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो भी वन लाइनर में, तो आपसे वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो सर्कुलर कॉलम होता है उसमें मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितने लगाए जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितने लगाए जाते हैं, या फिर हमारा रेक्टेंगुलर में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है, हेक्सागोनल में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना हो सकता है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्क्वायर में 4 होता है, इसमें 6 होता है, इसमें भी 6 होता है, इसमें 4 भी हो सकता है। ठीक है, इसमें 6 होता है, इसमें 8 होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे रेनफोर्समेंट हो गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप की स्क्रीनशॉट हो गया होगा। फिर अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है, तो यहाँ पे हमने आपको बता भी दिया कि किसको क्या कहते हैं। आपको अब यहाँ पे डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है किसी की। एक्सियली लोडेड कॉलम हमने आपको बता दिया क्या होता है, एसेंट्रिक लोडेड कॉलम क्या होता है, शॉर्ट कॉलम क्या होता है। इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो जब 12 से कम होगा तो हमारा शॉर्ट कॉलम कहलाएगा। जब एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो 12 से अधिक या 12 के बराबर होगा तो हमारा लॉन्ग कॉलम कहलाता है। ऐसे ही सेम क्या हमारा स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू शेप हमारा स्क्वायर कॉलम हो गया, रेक्टेंगुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम, हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल कॉलम, ये हमारे टाइप्स ऑफ कॉलम हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ देख लेते हैं एल इफेक्टिव के बारे में। क्या हम पहले तो देख लेते हैं शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम में अंतर क्या है, इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वह जो हमको पढ़ना है, ये तो हमको पढ़ना है यहाँ पे, तो इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अंतर आपको कभी कभी लिखने के लिए एग्जाम में आता है कि शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम में क्या अंतर होते हैं, इनको लिखिए। 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अगर आपने इसके पहले की जो वीडियोज़ है स्लैब की वीडियो वो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक देंगे। कई लोग पूछते हैं कि सर, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आरसीसी के लेक्चर मिल नहीं रहे हैं, जो आपके आयुष सर पढ़ाते हैं हाईवे और सर्वे के लेक्चर्स पे कमेंट आते हैं कि सर आरसीसी पढ़ाइए। तो आप चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को चेक कीजिए। ठीक है, वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको आरसीसी 4 सेमेस्टर नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से आरसीसी के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, सीक्वेंस वाइज आपके सारे लेक्चर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम में डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम।
ठीक है, क्या हमारा हेडिंग डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम। तो अब देखते हैं क्या है। शॉर्ट कॉलम हो गया इधर, इसको हम कर देते हैं लॉन्ग कॉलम। तो हम देखते हैं शॉर्ट कॉलम। फर्स्ट क्या हो गया, एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो 12 से कम। इसमें फर्स्ट क्या हो गया, एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो इतना, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सिंबल ऊपर उल्टा हो गया, ये ठीक है। ये पहला अंतर, अगर आप ऐसे ना लिख करके एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि सिलेंडरनेस रेशियो शॉर्ट कॉलम में सिलेंडरनेस रेशियो 12 से कम होता है तो उसको शॉर्ट कॉलम कहते हैं, और जब सिलेंडरनेस रेशियो हमारा 12 से अधिक होता है या फिर 12 के बराबर होता है तो उसको हम लॉन्ग कॉलम बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इसका जो प्रभावी लंबाई, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, प्रभावी लंबाई जब आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसका कॉलम का तो वहाँ पे हमेशा प्रभावी लंबाई लिया जाता है, ठीक है, मतलब कि इफेक्टिव लेंथ लिया जाता है, ना कि एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, इफेक्टिव लेंथ लेके सॉल्व करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे अगर आपके पास एक्चुअल लेंथ दिया गया तो आप इफेक्टिव लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम आपको बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये चीज़ देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, नेक्स्ट अंतर क्या है कि इसकी जो प्रभावी गहराई मतलब कि प्रभावी लंबाई एल इफेक्टिव और रेडियस ऑफ जायरेशन का जो अंतर होता है, ठीक है, क्या एल इफेक्टिव लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि इसकी प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का अनुपात, इसकी प्रभावी लंबाई तथा परिभ्रमण त्रिज्या का अनुपात 40 से कम होता है, ठीक है, सॉरी क्या होता है 40 से कम होता है। जब इसमें 40 से कम होगा ये चीज़ आप चेंज कर दीजिए, 40 से अधिक होता है। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा अगर आप चाहे तो देख के नोट्स बना सकते हैं, फिर आपको नोट्स मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। 40 से अधिक होता है। यहाँ पे हमको आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, ना कि हम ज़्यादा अगर लिखेंगे तो उतना बता नहीं पाएंगे आपको, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या लिख सकते हैं, थर्ड स्टेप में हम लिख सकते हैं कि इसके जो निर्माण, इसका जब हम निर्माण करते हैं तो ये सरल पड़ता है, निर्माण सरल होता है और इसमें लिख सकते हैं निर्माण थोड़ा कठिन होगा। क्या होता है कि निर्माण कठिन होता है। अब इसमें फोर्थ नंबर, इसकी जो ऊंचाई होती है, क्योंकि शॉर्ट कॉलम में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी और लोड को भी ट्रांसफ़र करेगी, तो इसकी ऊंचाई जो होगी ये लोगों को आकर्षित करती है। और चूँकि इसकी ऊंचाई अधिक होती है इसलिए यह भद्दी लगती है, या भद्दी लगती है, या फिर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि यह अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। ऊंचाई अधिक होने के कारण यह अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं
जो ये हमारा लॉन्ग कॉलम होता है और शॉर्ट कॉलम होता है। जो शॉर्ट कॉलम होता है जब ये फेलियर इसमें किसी कारण होता है, इसमें क्रशिंग के कारण, क्योंकि ये छोटा होता है, ये क्या होता है हमारा छोटा होता है, तो ये क्रश करता है। नीचे से तो फोर्स लगेगा, ऊपर से हमारा कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, तो क्या होता है ये क्रशिंग दबने की प्रवृत्ति होती है। जैसे ये चीज़ है, अगर ये चीज़ वो ऊपर से लोड लगा रहा है और ये दब जाए तो क्या होता है ये क्रशिंग के कारण फेल होती है। इसमें जो फेल्योर आता है पाँचवा, इसकी फेल्योर क्रशिंग के कारण होता है, और इसका जो होता है ये बकलिंग के कारण फेल होता है। किस कारण? इसका फेल्योर बकलिंग के कारण होता है। ठीक है, इसमें जो फेलियर होता है वो क्रशिंग के कारण होता है, और इसमें जो फेलियर होता है वो बकलिंग के कारण, मतलब कि बकल कर जाना। बकल कर जाने का क्या मतलब है, ये कोई कॉलम है, इस पर लोड लग रहा है और ये कुछ इस तरह से बकल कर जाए। ठीक है, मतलब कि टेढ़ी हो जाए, ये चीज़ है। अब इस पर लोड लगाए और ये और क्या हो, ये टेढ़ी हो जाए, बकल कर जाए, तो ये हमारा क्या बकलिंग होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो लॉन्ग कॉलम होता है वो क्रश ना करके बकल हो जाता है, ऐसे कुछ मुड़ जाता है, तो वो हमारा बकलिंग फेल्योर कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप यहीं पे अगर हम और लिखना चाहें तो इसमें जो होता है बकलिंग बहुत कम होता है, इसमें बकलिंग अधिक होता है, क्योंकि ये बकलिंग के कारण ही फेल होता है और इसमें बकलिंग कम होता है। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, आप लिख सकते हैं, इसमें बकलिंग कम होता है, बकलिंग के चांसेस कम होते हैं, लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें बकलिंग अधिक होती है। ठीक है, ये कुछ अंतर हुए, बाकी आपको जो है आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे कुछ। ठीक है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हुए शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम में अंतर। अब नेक्स्ट हम बार बार आपको समझ में आया एल इफेक्टिव और डी रेडियस ऑफ जायरेशन, ये सारे वर्ड्स आपके यहाँ पे आए हैं। एल इफेक्टिव आया है, डी आया है, और फिर यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन आया है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं, और बकलिंग ये क्या होता है, बकलिंग फैक्टर क्या होता है, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं एक्चुअल लेंथ क्या होता है और इफेक्टिव लेंथ क्या होता है। क्या एक्चुअल लेंथ क्या होता है कि जो अनसपोर्टेड लेंथ होते हैं, क्या मतलब बोल सकते हैं कि स्तंभ के दोनों सिरों के मध्य दूरी। ठीक है, जो पहले तो हेडिंग लिख लेते हैं, क्या एक्चुअल लेंथ मतलब कि वास्तविक लंबाई, और दूसरा क्या है इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी गहराई। ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं हिंदी, लेकिन बोल रहे हैं आप। वास्तविक लंबाई, और ये लिख सकते हैं प्रभावी लंबाई। ठीक है, ये एक्चुअल लेंथ और ये इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, इनके बारे में देख लेते हैं। कि जो हमारे कॉलम होते हैं, ये कोई कॉलम हो गया। ठीक है, कॉलम के सिरों से सिरों तक की दूरी, कॉलम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जो दूरी होती है, ये हमारी एक्चुअल लेंथ कहलाती है, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि
कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, आप याद रखिए। कॉलम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई को एक्चुअल लेंथ, वास्तविक लंबाई कहते हैं। इसको कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हुआ हमारा एक्चुअल लेंथ। और फिर इफेक्टिव लेंथ की बात हम कर लें। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है कि ये जो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन होता है, ठीक है, किसकी बात करते हैं जब इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं, जहाँ से ये बकल करना शुरू करता है, जहाँ तक बकल होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। जैसे ये चीज़ मान लो कुछ यहाँ से बकल करके यहाँ तक ऐसे बकल हुआ ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यही हमारी क्या होती है, एल इफेक्टिव कहलाती है। या फिर कुछ अगर मान लेते हैं ऐसे बकल हुआ, यहाँ से फिर ऐसे बकल हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस ये इफेक्टिव हो जाएगी। ये एल इफेक्टिव जो होता है हमारा अलग अलग कॉलम के लिए अलग अलग होता है, ये भी हम ये आपको बताएंगे, ठीक है। या फिर अगर मान लेते हैं ऐसे बकल होता है तो एल बराबर कैपिटल एल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये हुआ इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ अलग अलग कॉलम के लिए इफेक्टिव लेंथ कैसे, मतलब कि क्या होते हैं, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ और कैपिटल लेंथ, अगर हमारे पास कैपिटल लेंथ दिया गया है और हमको इफेक्टिव लेंथ याद करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। ये टेबल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ हम आपको जब सोम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे भी पढ़ाए थे और यहाँ पे भी आ गया तो पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। रिकॉल करने के लिए आपको बता दे रहे हैं एक नॉर्मली सा, ठीक है। 4 तरह से ये होते हैं। पहले एक तरह से लिख लें, यहाँ पे हम कॉलम बना रहे हैं, 3 कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। 3 कॉलम ना, हम 3 कॉलम, ठीक है, 3 कॉलम बना रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं एंड पोजीशन ऑफ, या फिर लिख सकते हैं सिरों की स्थिति, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं एल इफेक्टिव और यहाँ पे फिगर, किस तरह से वो दिखता है, ठीक है। सिंबल या फिर फिगर कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जब, ठीक है, दोनों सपोर्ट क्या हुए हैं, फिक्स्ड है। क्या, जब दोनों सपोर्ट यहाँ पे फिक्स हैं तो क्या होगा हमारा, जब दोनों सपोर्ट यहाँ पे फिक्स है, बोथ एंड फिक्स्ड। बोथ एंड फिक्स्ड मतलब ये क्या है, फिक्स है, दोनों सिरा क्या है, फिक्स है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एल इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, जब दोनों एंड फिक्स हो जाएंगे तो ये किस तरह से बकल होगा, ये कुछ इस तरह से बकल होगा, ठीक है। मतलब कि जब दोनों एंड फिक्स होते हैं तो कुछ इस तरह से बकल होगा। एल इफेक्टिव बराबर 0.65 एल, ये टोटल हमारा कैपिटल एल हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा एल इफेक्टिव हो जाएगा, ये टोटल हमारा कैपिटल एल हो जाएगा, ठीक है। 0.65 कैपिटल एल होता है एल इफेक्टिव बराबर। और नेक्स्ट, अगर वन एंड फिक्स एंड अदर इज हिंज, ठीक है। एक क्या है, फिक्स है और दूसरा हिंज है। मतलब कैसे, ये देखिए
यहाँ पे क्या करते हैं हम, रोलर लगा देते हैं और इसको हम फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रोलर लगा हुआ और यहाँ पे ये एंड क्या है, फिक्स है। तो ये किस तरह से बकल करेगा, ये कुछ इस तरह से बकल करेगा, ठीक है, इस तरह से बकल करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव बराबर 0.80 कैपिटल एल, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव का मान यहाँ से, ठीक है। और नेक्स्ट पोजीशन क्या आता है, जब हमारा दोनों सिरा क्या होता है, हिंज होता है, मतलब कि दोनों सिरा कब्जेदार होता है। जब कब्जेदार दोनों सिरा हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या आता है, बोथ एंड इज हिंज्ड, तो क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं, तो कुछ इस तरह से पकड़ कर जाएगा, तो ये एल इफेक्टिव बराबर कैपिटल एल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, जब एक सिरा फ्री हो और दूसरा बंद हो, मतलब कि फोर्थ क्या हो जाएगा, वन इज फिक्स एंड अदर इज फ्री। किस तरह से, कुछ इस तरह से, तो इस पर जब लोड लगेगा तो ये कुछ इस तरह से पकड़ कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव बराबर 2L हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एल इफेक्टिव क्या होता है, एक्चुअल लेंथ क्या होता है, इन सब के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।